हॉस्पिटलचा ऑक्सिजन संपलेला आहे, बरोबर? हो हो हो. आणि रेमडेसिवीर पण ऑक्सिजन हॉस्पिटलमध्ये नाही आहे, बरोबर? नाही हॉस्पिटल कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये आहेत पेशंट? सर अकोल्याचं हॉस्पिटल आहे, अकोला. आपलं संगमनेर अकोला जे आहे, अकोल्याचं साई कोविड सेंटर. डॉक्टर तातकर. आता तुमच्या पेशंटला काय अडचण आहे? किती आहे तुमचं ऑक्सिजन लेवल? तर आता त्याची 85 ते 89 येते. ठीक आहे, मी तुम्हाला एक नंबर देतो, त्यांच्याशी बोलून घ्या. आमचे टीम मेंबर आहेत ते गणेश आणि अक्षर मानवचे उमेश आमटेंचा पण नंबर देतो, तुम्हाला मदत करते. मला व्हॉट्सअपवर फक्त हाय करा. ओके ओके सर, ह्या नंबरवरती हाय करा. हो हो. इसी तरह की रिक्वेस्ट लगातार नासिक के एक समाज सेवी संगठन के पास में आती रहते हैं, जिनका नाम है ऑपरेशन हॉस्पिटल। इस कॉल पे जो आप सुन रहे थे उसमें एक पेशेंट के अटेंडेंट थे जो इनको बता रहे थे कि एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, रेमडेसिविर ख़त्म हो गई है, और वो पूछ रहे थे कि आप क्या हेल्प कर पाएंगे, अभी नासिक में हैं। और उसके बाद इन्होंने यहाँ से इनसे पूछा, जो उस तरफ कॉल पे थे, उनसे पूछा कि आपने वहाँ के कलेक्टर या कमिश्नर से कोई बात की, आपकी क्या बात हुई, आपको क्या रिस्पांस मिला? तो वहाँ से कहा गया कि अभी वो अवेलेबल नहीं हैं ये दो ऑफिसर्स। और तो इसी तरह की समस्याओं में लोगों की मदद कराने के लिए इस बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, खासकर एक महामारी के दौरान जो कि इतनी विकराल है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स मैक्स आउट हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि हॉस्पिटल का जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है। उसके बाद उसकी बिलिंग में वो लोग फंस जाते हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उनकी दूसरी तरह की समस्याएँ होती हैं। ऐसे में अपना काम छोड़ के किसी और की मदद करना सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग यहाँ पे हैं। ऑपरेशन हॉस्पिटल की ये टीम है, हम लोग नासिक में हैं, मैं और रूहानी, और हमने इन लोगों से वक्त ले लिया है। हम इनसे समझेंगे कि ये लोग अपना काम कैसे करते हैं और क्यों ये अपने ये प्रोफेशनल्स हैं, अपने इनके अपने काम हैं, उसमें से ये वक्त कैसे निकालते हैं और लोगों की मदद कैसे करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र भावे। अच्छा सर, ये ऑपरेशन हॉस्पिटल का आइडिया क्या है और आप लोग क्या काम करते हैं? ऑपरेशन हॉस्पिटल का आइडिया ये है कि पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज के थ्रू जब गर्भपात के लिए वो लिंग निदान होता था, ये 5-7 साल पहले या 10 साल पहले की बात है, मेल है या फीमेल है, ये चेक करने का बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था। उसके बाद में स्कैम आया किडनी चोरी का, यानी कि ऑर्गन्स चोरी होते थे। ऐसे सब स्कैम आने के बाद फिर बाद में आया कॉरपोरेट हॉस्पिटल का ज़माना, और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में चोरी किस चीज़ की होने लगी कि हर चीज़ हमारे से ब्रांडेड ली जाए, और छोटे अस्पताल जो है धीरे धीरे ख़त्म होते जाए, और सरकारी अस्पताल जो है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जाए। ये जो एजेंडा है ये सरकार के पेट में दिखता है हमको, और एहसास हो रहा है धीरे धीरे जनता को, और ये हमने ज़रा जल्दी से देख लिया। इतनी सी ही बात है कि भाई एक कोविड के इसमें एक ऐसा ये कोविड है जिसके ऊपर कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा सब लोगों ने डिक्लेयर भी कर दिया था। फिर भी 10-10 लाख 11-11 लाख के बिल कैसे आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब बनता जा रहा था। और हमने सोचा कि भाई इसका डिसेक्शन किया जाए। मराठी में उसको बोलते हैं रुग्ण हक्क, यानी कि राइट्स ऑफ द पेशेंट्स। तो उसके संदर्भ में हमने खोजबीन चालू कर दी। ये पाया हम लोगों ने कि जिस चीज़ के लिए लॉ है या कोई गाइडलाइन दी गई है उसके संदर्भ में भी ये लोग चोरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गाइडलाइन दी है गवर्नमेंट ने कि 9,000 में आपको वेंटिलेटर का जो बेड है वो मिलेगा। तो इन लोगों ने क्या करना चालू कर दिया कि बेड का 9,000 अलग से, उसके साथ जुड़े हुए जो मशीनरी है उसका रेंट अलग से, फिर बाद में जो डॉक्टर आएगा उसका विजिटिंग चार्ज अलग से, और उसके संदर्भ में जो भी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी का जो भी खर्चा आएगा वो अलग से। यानी कि वो और पीपीई किट, ग्लव्स, वो भी उसमें एक्चुअली अंतर्भूत बोलेंगे, उसमें अंतर्भूत है 9,000 में, 7,500 में और 4,000 में। 4,000 इज़ फॉर जनरल पर्पस, जनरल वार्ड, 4,500 is for O2 ward, and 7,500 is O2 ward and 9,000 is for ventilator। तो ये सब इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। और ये लोग चार्ज कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं दुगने से, यानी कि 9,000 वाली रूम का खर्चा आ रहा है 18,000, 7,500 वाली का 15,000, 4,500 वाले का 9,000। ये तो एक बाजू में ये स्कैम हो ही रहा था, तो दूसरे बाजू में जिसको गवर्नमेंट के नॉर्म्स
एप्लीकेबल नहीं है। वो चीज़ें कौन सी है? तो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी का बिल, जिसको अपील नहीं कर सकता है। आज कोविड के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि जो अपना पेशेंट है वो उसके संदर्भ में अपील नहीं कर सकता, क्योंकि उसके संदर्भ में गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा स्कैम किस में हो रहा है? तो मेडिसिन में हो रहा है। मेडिसिन आप कौन सी दे रहे हो, उसका टाइम टेबल क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, उसकी समरी क्या है, ये फटाफट डिस्क्लोज नहीं कर रहे ये लोग। हाँ, उसका बिल दे रहे हैं, ज़रूर बिल दे रहे हैं, पर बिल में तुम अपील नहीं कर पा रहे हो कि इतनी सारी दवाएं, कि जो 9 दिन का उसका स्टे था उसमें 9 लाख की दवाई खा रहा है आदमी, और उसका हॉस्पिटल का बिल हो रहा है 2-2.5 लाख 3 लाख। हॉस्पिटल का बिल कम, मेडिकल का बिल दुगना तिगुना। और ये नासिक में इस तरह की बिलिंग हुई है सर 11-11 लाख एक पेशेंट की? हाँ, मैक्सिमम हुई है 17 लाख रुपया, 17 लाख रुपीज़ फॉर कोविड फॉर 14 डेज स्टे। ये नासिक में हुआ है सर, और उसके लिए कोई अपील नहीं है। और उसमें बेशर्मी की बात यह है कि ना तो कोई गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई ऑफिशियल, या यहाँ का कलेक्टर, या यहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर, किसी ने किसको भी आज तक शो कॉज नोटिस के अलावा कुछ भी ना किया है। एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल ने 1000 वायल्स जो है उसके पास रख ली थी। कौन सी दवा की सर? ये रेमडेसिवियर की। तो यहाँ ही नासिक में 2 वायल चोरी करने वाला होम्योपैथ डॉक्टर जो बिहाइंड द बार चला गया। 1000 वायल चोरी करने वाला आज भी खुलेआम घूम रहा है। 50,000 वायल चोरी करने वाला हमारा एक्स चीफ मिनिस्टर, बाद में ये तय हो गया कि भाई वो गवर्नमेंट को ही हेल्प कर रहा था, फिर उसको पॉलिटिकल बदनाम किया गया। और कल एक आदमी हमारे यहाँ का नगर डिस्ट्रिक्ट से आता है, वो नगर डिस्ट्रिक्ट का एमपी है, अहमदनगर की बात। हाँ, वो बाय चार्टर प्लेन आता है, 10,000 वायल लेके आता है और वो बोलता है मेरे ऊपर जो भी आपको कार्रवाई करनी करो, पर मैं मेरी जनता को बचाऊंगा। ये क्या है सब? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? कोई उसके लिए लाइन चॉकआउट की हुई नहीं है, और इन सब चीज़ों में पीसा जा रहा है कॉमन मैन। हम चाहते हैं कि ये आरोग्य क्षेत्र, हेल्थ के संदर्भ में हर चीज़ का पूरा जिम्मेदारी सरकार का ही है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना ही चाहिए, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बावजूद ये जब करप्शन ख़त्म नहीं होता है तब तक ये होने वाला नहीं है। सर जैसे एक जनरल आइडिया तो आपने दे दिया कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस तरह से एकदम स्काई हाई बिलिंग हो रही है। हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे आप जब हॉस्पिटल्स जाते हैं, इनके बारे में हमें बताया गया कि इन्होंने अब तक के इनके ग्रुप ने 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बिल्स कम करवाए हैं हॉस्पिटल्स में जाके और जो बिलिंग डेस्क होती है वहाँ बहस करके। तो जब आप सर जाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि नहीं ये आपका बिल कम है, और हॉस्पिटल तो कहता होगा कि नहीं हमारा तो जस्टिफाइड है, हमने इलाज किया तो हमको पैसा चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पैसा लगेगा, तो वहाँ क्या बातचीत होती है और आप लोग बिल्स नीचे लेके कैसे आते हैं जब अगर ये जस्टिफाइड मतलब उन्होंने स्पेंड किया है पैसा? तो ऐसे कोई आप उदाहरण गिना सकते हैं दर्शकों के लिए ताकि उनको समझ में आए कि गेम कैसा होता है? गेम ऐसा होता है कि आपको गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने चार्ज करना चाहिए। वो तो समझा, जैसे एक आध कोई केस स्टडी अगर आप शेयर कर सकते हैं आप, या आप कोई भी आपको याद है सर? मैम बताइए। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में हमें पेशेंट का कॉल आता है, तो पेशेंट से हम स्टार्टिंग में उनके पास से एप्लीकेशन लेते हैं कि उनको हमारी तरफ से क्या हेल्प चाहिए, और सेकेंडरी एक लाइव वीडियो भी ले लेते हैं कि बाद में मतलब कोई रॉन्ग केस ना हो जाए हमारे ऊपर, ये भी होता है। और देन मैं जो गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से बिल होता है वो टैली करती हूँ, मेडिकल का और हॉस्पिटल का, ठीक है। ये दोनों चेक करके देन डिसाइड करते हैं कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगा है। अच्छा मैम, बाय प्रोफेशन आप भी शायद डॉक्टर हैं? नहीं, 13 साल से मैं मेडिकल फील्ड में ही काम कर रही हूँ। पहले सह्याद्री हॉस्पिटल में थी, देन अशोका हॉस्पिटल में थी, बाद में मैंने 3 साल तक फ्रीलांसिंग भी की है। अच्छा, तो आपको एक आइडिया है कि अस्पताल किस तरह है? मुझे मेडिकल और हॉस्पिटल टोटल आइडिया है। तो अगर जैसे मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ ना, तो डॉक्टर का ये कहना होता है कि आज क्या मेरा नंबर आ गया क्या, ऐसे भी बोलते हैं। मतलब लाइव वीडियो के लिए उनको पता है अभी कितने बदनाम हो रहे हैं सब। और सब डॉक्टर ऐसे नहीं है, हाँ सर, जितने गंदे डॉक्टर है ना उतने अच्छे डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर जो मेरा करंटली जो एक्सपीरियंस आया है, डॉक्टर रोहित वाग करके, बहुत अच्छे डॉक्टर है, MBBS DNBA डॉक्टर है अष्टांग हॉस्पिटल के। इतने कोऑपरेटिव, पेशेंट के साथ क्या हो रहा है हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है उनके पास कि कितना मतलब ज़्यादा। अभी देखो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, जितने ज़्यादा बिल लगाते हैं ना, 10-10, 14-14 लाख। मेरे पापा एडमिट थे, पर्सनली बताऊंगी,
6 दिन का उनका बिल जो हुआ है 30,000 हुआ है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगे नहीं है। और उन्होंने इतना भी कहा मैडम अभी पैसे होंगे तो दो, नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं, बाद में आके जमा कर देना। अच्छे डॉक्टर ये भी है। और एक डॉक्टर ऐसे भी है कि पॉलिटिकल हम पे प्रेशर कर रहे हैं कि तुम वो वीडियो डिलीट कर दो, ये वीडियो डिलीट करो, ये भी प्रेशर आ रहा है। गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहे हैं हमारे कलीग को, ये भी हो रहा है। अच्छा, तो मतलब आपको थ्रेटन किया जाता है कि आप जो ये काम कर रहे हैं वो आप ना करें। तो और हॉस्पिटल्स, अच्छा एक जब हम इस वीडियो के से पहले बात कर रहे थे तब हमें बताया जा रहा था कि अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे कि हॉस्पिटल्स में जब केस ख़राब हो जाता है, पेशेंट्स नहीं रहता, पेशेंट की जान चली जाती है, तो उसके बाद बॉडी का डिस्चार्ज लेने में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे कोई केस स्टडीज़ आपके पास में है कि वहाँ कुछ हुआ हो आपको या इनको पता है? सर क्या नाम है अपना? मेरा नाम सोमनाथ कुराड़े है। अभी हाल ही में देवलाली सुपर स्पेशलिटी करके एक हॉस्पिटल है यहीं पे। तो एक दादी जी थी, उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल ने क्या किया कि उनके हाथ के जो 2 गोल्ड की कंगन थे वो निकाल लिए, ये कह के कि उनका हाथ फूला हुआ था। बल्कि जो उनके पेशेंट के जो भी रिश्तेदार थे उनको ये कहा गया कि आप जो बैलेंस पेमेंट है उनका भर दीजिए और उसके बाद में हम आपको वो जो कंगन है वापस करवाएंगे। जब हमने फिर उनका केस हमारे पास आया, हम लोग वहाँ पे गए, उनको लाइव पे लिया, फेसबुक लाइव पे भावे सर ने। तो वो चीज़ चली गई पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जाके वो लोग बोलते हैं कि वो कंगन तो पीतल के थे। तो इस तरह से, और जो गुप्ता डॉक्टर थे उन्होंने हमें बहुत बुरे तरीके से धमकाया भी है। इस कंगन में उनका इंटरेस्ट क्या है? क्या उनका बिल पेंडिंग है? बिल पेंडिंग था, इसीलिए तो उनको रिश्तेदारों को ये कहा गया कि आप जो बैलेंस पेमेंट वो भर दीजिए, कंगन आपके लेके जाइए वापस। उसमें दुरुस्ती ऐसी है कि बैलेंस पेमेंट था ऐसा लग रहा है, पर हमने जब उसको ऑडिट करना चालू कर दिया तो वो बैलेंस भी नहीं निकलता है। हाँ। निकलता ही नहीं है। हाँ, तो इसमें खतरनाक चीज़ क्या है कि आप डेड बॉडी को रोक के तो रखे हैं, लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और आप अंदर उसके ऑर्नामेंट्स निकाल रहे हैं। ये सबसे खतरनाक और गंदी चीज़ है। चोरी कर रहे थे तब तक ठीक था, मेडिकल में खा रहे हो तब तक ठीक था, अब आप लोग डेड बॉडी के ऊपर से ऑर्नामेंट्स निकाल रहे हो, आप गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो। और ये सब करामात की है ये फेसबुक लाइव ने। हमारी पूरी ये ऑपरेशन हॉस्पिटल की टीम की जान ये फेसबुक लाइव है, जिसका 20 लाख तक व्यूवरशिप हो गया है मैक्सिमम, और मिनिमम जो हुआ है 1 लाख। यानी कितने पे वीडियो बना लो वो 1 लाख तो ज़रूर जाएगा ही जाएगा। इतनी जनता सजग हो चुकी है, जनता ऊब गई है इन लोगों से, बहुत परेशान हो रहे हैं। आजकल का तो दौर ऐसा चल रहा है, जब से ऑक्सीजन का स्कैम हुआ है नासिक में, हम स्कैम ही कहेंगे क्योंकि मतलब आप थोड़ा सा दर्शकों के लिए एस्टैब्लिश कीजिए सर कि आप क्यों स्कैम कहते हैं और क्या दिक्कत चल रही है ऑक्सीजन में। नासिक में नॉर्मल केस में एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को 2 टैंकर में, एक में 20 और एक में 18 इतना किलो लीटर ऑक्सीजन आता था, ये नॉर्मल कोर्स में, यानी कि कोई पेंडेमिक नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद में नेचुरली 20 किलो लीटर आना चाहिए था एक्स्ट्रा, एक टैंकर ज़्यादा आना चाहिए था। मैं बाकी के डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं एक ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका कंटेनिंग कैपेसिटी बड़ा है, वो अपने पास ऑक्सीजन रख के ले सकता है। ऐसे कैपेसिटी होल्डर डिस्ट्रीब्यूटर का 38 किलो लीटर का कैपेसिटी था। यहाँ के कलेक्टर ने एक परिपत्रक निकाला और उसका ये कम कर दिया, 20 किलो लीटर, उसका 20 किलो लीटर बोलते हैं उसको, वो कम कर दिया उसका। यानी कि तुम 17 किलो लीटर ही खाली पेंडेमिक में दे रहे हो। ये कौन सा डिसीजन था ये कलेक्टर का? और हमारे पास उसका जो परिपत्रक है उसका ये था, प्रूफ था, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली फेसबुक लाइव करके वो जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसको पहला परिपत्रक में बताया गया था कि 68 किलो लीटर में से 48 किलो लीटर उसको अकेले को ही देना है। जैसे ही हमको बात पता चली कि ये डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा है, होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर ज़्यादा है, रेगुलर कस्टमर को तो देगा वो, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को आप दे नहीं रहे हो। दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 20 किलो लीटर बचा है, उसमें सबको थोड़ा थोड़ा दे रहे हो और थोड़ा सा तालुका लेवल पे भी आप बेच रहे हो। तो फिर ये 20 लाख की जो हमारी जनसंख्या है नासिक की, उसके लिए आप क्या दे रहे हो?
तो इतना बड़ा ये स्कैम है। स्कैम इसीलिए कह रहा हूँ, गलती से नहीं हुई है, ये पर्पजली हुआ है, क्योंकि इन बिटवीन सिन्नर करके तालुका है, उसको 10 किलो लीटर का डिस्ट्रीब्यूटरशिप हाल ही में दिया गया है, जो कि देना ज़रूरी नहीं था। आप नया डिस्ट्रीब्यूटर ये पेंडेमिक में क्यों दे रहे भाई? जो पहले से सेटअप लग चुका है उनको आप सप्लाई बढ़ा के दो, उनके लिए प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा ये सोचो, ट्रांसपोर्टेशन फास्टेस्ट कैसा होगा ये सोचो, डिस्ट्रीब्यूशन फास्टेस्ट कैसा होगा ये सोचो। ये न हुआ था, इसीलिए उसका हमने फेसबुक लाइव किया और वो डिस्ट्रीब्यूटर रात में सो नहीं पाया कि साला मेरे को 48 किलो लीटर्स मिला था, ये लोग क्लेम कर रहे, क्या बात है। तो हमारे पास तो जिलाधिकारी का पेपर ही था, बाकायदे लीगल सर्कुलर था हमारे पास, इसलिए कोई अपील नहीं कर रहा था। दूसरे दिन हम लोग उसका बॉस, कलेक्टर का बॉस यहाँ बैठता है, विभागीय आयुक्त तो बोलते हैं उसको, डिविजनल कमिश्नर यहाँ बैठता है, उसके पास हमने इसको पकड़ा गैस डिस्ट्रीब्यूटर को, और उसको सामने मुंह पे कह दिया हमने कि कल हमने तुम्हारा पोल खोल दिया था। तो बोले हाँ ना भाई, 12:30 बजे रात को मैं देख रहा था, बोले तो मैं तो बड़ा डर गया, बोले मेरे पास तो उतना आया नहीं था, बोले मेरे पास तो 17 किलो लीटर आया, बोले। तो मैं बोला अरे 17 किलो लीटर नहीं आ सकता, आपको ये सर्कुलर में तो 48 किलो लीटर दे दिया गया है, देना चाहिए, ऐसा ही बोल दिया है। तो बोले दूसरा उसी दिन शाम को दूसरा सर्कुलर निकला, बोले उसमें से मेरा 20 किलो लीटर काट दिया, 17 किलो लीटर मुझे मिला है। यानी कि उसमें कम से कम 100-200 लोग ऐसे ही मर गए होंगे। तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठेगा? इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? एक बार IAS बन गए तो तुम शहंशाह बन गए। अरे भाई तुम नौकर हो, IAS हो, IPS हो, फिर भी ये जनता मालिक है, ये देश की मालिक जनता है, तुम नौकर हो। एक और क्या बता रहे हैं सर आप? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रोहन देशपांडे है और मैं ऑपरेशन हॉस्पिटल टीम का एक मेंबर हूँ। अभी एक लाइव एग्जांपल ऐसा है कि जैसा पहले फ़ोन आया था, अभी एक दोस्त का एक मैसेज आया है कि देखिए आप देख सकते हैं कि उसमें बोला है कि मेरे मामा का ऑक्सिजन एक हॉस्पिटल में है, देखिए दादा माझा मामा ॲडमिट आहे जेनिथ हॉस्पिटलला, तिथला ऑक्सिजन संपला आहे, नीड O2 बेड अर्जेंटली। सो मेरा कहने का ये पॉइंट है, जैसे भावेश सर ने अभी बताया कि कलेक्टर साहब ने ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत चुन के करना चाहिए था, बहुत जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए था, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर टू सर्वाइव द पेशेंट्स, और वो अभी नहीं किया। इसके कारण अभी जो छोटे हॉस्पिटल्स है 50 बेड वाले, 25 बेड वाले, वहाँ पे जो पेशेंट्स है, वहाँ ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल के वहाँ का ऑक्सीजन ख़त्म हो गए हैं। मैं सुन रहा हूँ नासिक में हॉस्पिटल्स लेने से डर रहे हैं पेशेंट की, क्योंकि उनके पास बेड्स नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है। ये 2 दिन में हमने काफ़ी लोगों से सुना कि आप पेशेंट घुमाते रह सकते हो, जो अंदर पेशेंट्स है उनको इलाज मिल रहा है, लेकिन आप बाहर से पेशेंट अंदर हॉस्पिटल में ले जाना बड़ी मुश्किल है। मैडम आपका नाम क्या है? कामिनी दोंदे। अच्छा मैम, आप लोग हॉस्पिटल्स में ये जो बिलिंग वाली जो बड़ी एक समस्या है, जो लोगों को ज़्यादा बिल किया जाता है आप लोगों के हिसाब से, उसमें तो काम कर ही रहे हैं। आप लोग प्लाज्मा और दवाओं और ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वॉलंटियर्स के साथ में काम करते हैं, उसका अनुभव आपका कैसा है? एक्चुअली प्लाज्मा की जब डिमांड होती है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लोग खुल के सामने नहीं आते प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, और खून की भी जो डिमांड होती है वहाँ पर भी लोग डरते हैं इस सिचुएशन में ब्लड डोनेट करने के लिए, वहाँ पर भी बहुत दिक्कतें आती है। हम बहुत सारी जितनी भी ब्लड बैंक है वहाँ पर कॉल करके या जिसने डोनेट किया है उनसे उनका कार्ड लेके हम खून की जो भी अभी दिक्कतें आ रही है उसको सॉल्व करने का हम हल निकालते हैं। अभी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर ये है हमारा कि जैसे हम हॉस्पिटल बिलिंग के लिए हम काम कर रहे हैं फील्ड पे जाके, वैसा दूसरा इम्पोर्टेंट पैरामीटर कि लोगों की हमारे से अपेक्षा बढ़ गई है। लोग हमें हॉस्पिटल बेड भी मांगते हैं, हॉस्पिटल प्लाज्मा भी मांगते हैं और तरीके की मदद भी मांगते हैं। तो अभी हमारे कुछ मेंबर्स है कि जो हमारे साथ नहीं, लेकिन हमारे वो बैकबोन से कि वो काम कर रहे हैं। जैसे कि राहुल पाटिल जी है कि वो प्लाज्मा का हमारा कोई केस आता है तो राहुल पाटिल जी को हम फॉरवर्ड करते हैं, उनका नंबर फॉरवर्ड करते हैं, और वो प्लाज्मा के लिए अभी तक उन्होंने 100-150 बैग्स लोगों को दिए अभी तक। दूसरी बात तो हमारे जो गणेश जगताप है वो हमारे एक पैरेलल टीम हमने तैयार की है, जिनको बेड्स लगते हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं, उनका हम नंबर फॉरवर्ड करते हैं और वो पूरा देख लेते हैं।
वो कैसे काम करते हैं कि जैसे अपना जो सेंट्रल बेड रिजर्वेशन सिस्टम है कॉर्पोरेशन का, वो अपडेट नहीं रहता है प्रॉपरली। अच्छा, उसमें ठीक नहीं बताते हैं ये लोग, वो अपडेट ही नहीं कर सकते क्योंकि हॉस्पिटल का कम्युनिकेशन CBRS सिस्टम के साथ होता ही नहीं है। वो बहुत डायनेमिक है। पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद या पेशेंट का डेथ होने के बाद इमीडिएटली उसके ऊपर आना चाहिए, कम से कम 6 घंटे का भी ड्यूरेशन चाहिए, तो वो 2-3 दिन का वो अपडेशन होता नहीं है। तो जो वॉर रूम गवर्नमेंट ने तैयार की है उसके ऊपर लोग जब कॉल करते, पहला कॉल वॉर रूम पे आता है कि भाई हमको बेड चाहिए, कहाँ मिलेगा। तो वॉर रूम में जो लोग उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए, जैसे कि ऑल टीचर्स को उन्होंने रिक्रूट किया अभी हेल्प करने के लिए, तो टीचर्स लोग हमें बोलते हैं कि सर ये अगर अपडेट ही नहीं है तो हम लोगों को कैसे गाइड करेंगे। इसके लिए हमने मेयर जी को ये बात बताई कि सर ये ऐसा प्रॉब्लम है, ये बेसिक प्रॉब्लम है, तो ये अगर नहीं हो सकता है अपडेट तो वो लोग कैसे गाइड करेंगे पूरे नासिक को। तो उन्होंने बताया कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसके ऊपर हम प्राइवेट कंपनी टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनी है वो इधर हम ये करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई उपाय ढूंढा नहीं है। ये खेत की बात है, लोगों को अगर बेड चाहिए तो लोग एक दूसरे को मांग रहे हैं और गवर्नमेंट का जो काम है वो उनसे हो रहा है नहीं। तो CBRC सिस्टम आपने सॉफ्टवेयर तैयार किया, लेकिन अगर उसका अगर प्रॉपर परफॉर्मेंस ही नहीं हो पा रहा है तो ये कौन देखेगा इसको। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है तो हमारे जो गणेश जगताप जी है कि वो हमारे एक 7-8 लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं बैक ऑफिस में। वो ये पूरे हॉस्पिटल लोगों को फ़ोन करते, डॉक्टर्स को, उनको पूछते हैं कि आज तुम्हारे कितने डिस्चार्ज होने वाले हैं, कितने डेथ हुई है और कितने बेड्स अवेलेबल होने वाले हैं। वो उनका खुद का मैन्युअली चार्ट बनाया हमने और लोग जैसे फ़ोन करते हैं वैसे उनको हम एडजस्ट करके दे रहे। मतलब आप एक पैरेलल वॉर रूम आप लोगों ने बना लिया क्योंकि सरकार से काम नहीं हो रहा। सरकार से काम नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको वो करना पड़ रहा है। और इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास एक रियल डेटा आ रहा है, एक्चुअल डेटा कि नीचे क्या चल रहा है और लोगों को क्या हेल्प चाहिए। अभी क्या अवेलेबिलिटी है सर नासिक में बेड्स की? हाँ, सरकार के हिसाब से एक बार मुझको वो बताइएगा कि यहाँ जितना बताया जा रहा है बेड्स की अवेलेबिलिटी और एक्चुअल जो आप लोगों के पास है वो कितना है। देख लीजिए, मैं मैडम को पूछता हूँ। को हॉस्पिटल है अभी यहाँ पे, अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, कल एक पेशेंट वहाँ पे डेड हो गए, एक्सपायर हो गए। तो कल के डेट में 26 तारीख को एक्सपायर हुए हैं और जो मेडिकल सर्टिफिकेट उनको इशू हो रहा है वो 27 तारीख का है। ये और एक अलग से पे मैं फोकस करना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री जो है राजेश टोपे जी, सबसे पहला एक्सप्लॉयटेशन कहाँ पे होता है कि आदमी सीरियस हो गया होता है, वो जैसे ही एंटर होता है हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है तो उसका डिपॉजिट जो है वो नहीं लेना है, ये ऑर्डर निकल चुका है। जबकि ये हमने सुना कि 1-1 लाख रुपए रखवाते हैं जब आप एडमिट करने जाते हैं। पहली वसूली होती है पेशेंट के संदर्भ में, ये पहली वसूली वहाँ होती है। और दूसरी वसूलियाँ जो है हाँ, दूसरी वसूलियाँ जो है वो किस मामले में की जाती है। सबसे पहला, जब अगर आपका पेशेंट ऑक्सीजन पे है तो कह दिया जाता है अगले 1 लाख रुपए इमीडिएट भरो, नहीं तो हम ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देंगे, निकाल देंगे। ऐसे तरह से अभी ये सब हो रहा है। दूसरी बात, ऑक्सीजन पे लगा दिया तो रेगुलर उसका जो इंजेक्शंस देने होते हैं वो इंजेक्शन को हम रोक देंगे। तीसरी बात, जो भी हमको दवाइयाँ देनी है उसको हम रोक देंगे। तो इस तरह से जो कनपट्टी पे बंदूक लगा के जो ये मेडिकल प्रोफेशन को चलाया जा रहा है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, इस दौरान जो लोग बोलते हैं कि मेरे को कोरोना हुआ तो, ऐसे बोलने वाले डॉक्टर है और मैं मर गया तो, और दूसरे डॉक्टर है दूसरी तरफ जो BAMS है, जो BHMS है और MD मेडिसिन, एक ही डॉक्टर है हमारे नासिक में, डॉक्टर अतुल वडगांवकर, जिसको हमने, हमारे दीक्षित काका है, मुकुंद काका दीक्षित, जिन्होंने बाबा आमटे जी के साथ 30 साल काम किया, उनकी धर्मपत्नी वासंती दीक्षित के साथ। वो लोगों ने 16 साल तक बाबा आमटे जी का पूरा मेडिकल का पूरा दवाखाना चलाया हुआ एक्सपीरियंस्ड वाला कपल है हमारे साथ। उनका हमने अतुल वडगांवकर जी के साथ संपर्क करवा दिया। किसके लिए? तो ये जो मेडिकल प्रोफेशनल वाले MD मेडिसिन वाले लोग जो थे, वो डॉक्टर अतुल वडगांवकर MBBS MD होने के बावजूद भी उसको बाकी के लोग कल्प्रिट करके बदनाम कर रहे थे। और मैं दीक्षित काका को वहाँ लेके गया और वडगांवकर जी की जो भी ट्रीटमेंट की पद्धति है उसके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था, तो उसके लिए उसके संदर्भ में आप खुलासा करना चाहिए, मैं बोला। क्योंकि वो बाकी के उनके जो MD मेडिसिन थे वो उनको बोल रहे थे ये गलत प्रैक्टिस कर रहा है, ये जो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। उनकी एकदम सिंपल प्रोसेस है,
वो कंसल्टेशन में उसको चेक करते हैं और होम आइसोलेशन में रख के उसको वहाँ इंजेक्शंस तो नहीं देते हैं, पर इंजेक्शन दे के जो छोड़ते हैं उनको घर में वो सब करना पड़ता है। उसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा के एक इम्पोर्टेंट बात ये है, अभी हमारे जो बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारी जो पैरेलल टीम काम कर रही है सीबीआरसी सिस्टम के लिए। देखिए, मैं सीबीआरसी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कोविड का, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीबीआरसी सिस्टम से लोगों को पता चलता है कि बेड की अवेलेबिलिटी क्या है। तो गणेश जी अभी आपके साथ है, वो लाइन पे है। गणेश जी काम कर रहे हैं हमारे ऑपरेशन हॉस्पिटल टीम के लिए। गणेश जी, आपका अनुभव कैसा है ये शेयर कीजिए। आप कैसे काम करते हैं और क्या दिक्कतें आ रही है और अपन क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? सर मुझे तो बार बार बेड मतलब हर डॉक्टर को कॉल करना पड़ता है, आपके पास बेड है तो आप मुझे बताओ। अभी पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, अभी नहीं। अभी मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है, मतलब वो ग्रुप खाली मुझे दिखता है, बाकी डॉक्टर लोगों को नहीं दिखता। मैं उस पर रिपोर्ट डालता हूँ, सबका स्कोर ऑक्सीजन लेवल लेके डाल लेता हूँ, फिर डॉक्टर का मुझे रिप्लाई आता है। कुछ डॉक्टर का आ रहा है, कुछ डॉक्टर का सपोर्ट भी नहीं कर रहे। तो हर डॉक्टर को कॉल करना और हर पेशेंट को ये करना, मतलब मेरे पास दिन भर में 40-50 आ जाते। अभी उनको पूरा डॉक्टर को इतने बार कॉल करने में बहुत परेशानी होती थी। अभी मैंने कुछ डॉक्टरों को बोला कि सर मेरे को भी सपोर्ट करो, मैं समाज सेवा ही कर रहा हूँ, तो आपके पास बेड होगा तो मुझे बताओ। अभी आज के दिन में मेरे को सवेरे से 10-11 फोन आए हैं, तो मैंने बेड के लिए सब डॉक्टरों को कॉल किया, तो किसी के पास ऑक्सीजन बोलते बेड है लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं है हमारे पास। ये नासिक में ये चल रहा है कि ऑक्सीजन। तो मेरा कहने का ये है गणेश जी, आप ये बताइए कि गवर्नमेंट का जो काम है वो काम अपन कर रहे हैं सीबीआरसी सिस्टम का, तो गवर्नमेंट का उनके पास पावर होके भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं और अपने पास पावर नहीं है तभी भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी काम करने के लिए हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट किया रहता तो हमारे आदमी जो इसके बारे में काम कर रहे हैं उनको डॉक्टर ने कोऑपरेट किया रहता। डॉक्टर हमको अननोन लोग है इसलिए हमको कोऑपरेट भी नहीं करते, और गवर्नमेंट के अगर आदमी रहते और वो अगर हमारे साथ रहते तो उन्होंने तुरंत कोऑपरेट किया रहता। आज सीबीआरसी सिस्टम अगर रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रही है तो वो सीबीआरसी सिस्टम का फ़ायदा ही क्या है सिस्टम ये स्टेट को? मुझे एक आप कुछ ऑनलाइन उन्होंने बेड का जो दिया है, लेकिन उनको कॉल करता हूँ आपके पास ऑनलाइन बेड दिखता है, लेकिन वो बोलते हैं हमारे सिस्टम में अपडेट ही नहीं किया है, बोले दैट इज द प्रॉब्लम। वैसा ही पड़ा है हमारा। मैम आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। हाँ, अलग से मैं एक रिस्पॉन्सिबल महिला अध्यक्ष हूँ मनसे नवनिर्माण सेना पार्टी की। मैं ये कहना चाहती हूँ, आजकल जो माहौल बन रहा है, जो प्रैक्टिस चल रही है डॉक्टर हॉस्पिटल वगैरह वगैरह सब लोगों की, तो इस हॉस्पिटल टीम के साथ काम करते वक्त मुझे ये अनुभव हुआ है, डॉक्टर मरीज के साथ जो व्यवहार होना चाहिए बचाने का, मरीज को बचाने का या उसके साथ प्यार से सलूका रखने का, वो बात तो कुछ रही नहीं है। सब व्यावसायिक हो गया है। पेशेंट जब आता है पहली बार उसको पूछा जाता है आपके पास पॉलिसी है क्या, मतलब डॉक्टर लोगों को या हॉस्पिटल को इतना ही चाहिए कि जो पेशेंट आए उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे ऐंठा जाए, ये बात है। और एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक सिस्टम लगाया है, ऑडिटर बिठाया है, जो बिल होगा उस पर ऑडिट करके सही बिल पेशेंट को दिया जाए। लेकिन कॉरपोरेशन के जो ऑडिटर है वो उनको टेक्निकल मालूमात नहीं है। जैसे एक रूम दिया जाता है पेशेंट को, जैसे ऑक्सीजन वाला या वेंटी वाला, जैसे जैसे कैटेगरी के हिसाब से पेशेंट को एक रूम का चार्जेस लगता है। वो चार्जेस लगने के बाद एग्जांपल 4500 का, 9000 का या कुछ 2500 का, ऐसे कैटेगरी में चार्जेस लगते हैं। वो चार्जेस लगाने के बाद उस पेशेंट का कुछ टेस्ट करना हो तो वो सब उस चार्जेस में आता है। लेकिन जब ये चार्जेस में इंक्लूड होने के बाद भी अलग अलग टाइप में बिल ऐंठा जाता है। ऐसे करके पैथोलॉजी, मेडिकल, डॉक्टर हॉस्पिटल, डॉक्टर विजिट, इसमें अलग अलग बिल ऐड करके वो बिल बड़ा किया जाता है, जबकि पेशेंट को ये पता नहीं होता है कि ये बिल कैसा लग चुका है। वो जो हमारी अक्षरा मैडम है वो जब देखती है और बिल 10 बार
रिपीट हो रहा है तो फिर उसमें बिल कम हो जाता है। और कितना कम होता है? बिल अगर 10 लाख है तो डायरेक्टली 4-5 लाख कम हो जाते हैं। और फिर वो लोग मानते भी हैं जब आप बताओ। हाँ, तो वो मानते भी है और इसकी अगली कड़ी मैं बताऊंगा। वो मानते भी है। तो पेशेंट का जो भी पॉलिसी है वो पूरा काट लिया जाता है, उसका विवरण भी नहीं बताते कि क्या कैसे किया है, वो साइड में चला जाता है और जो बिल मैनुअल होता है वही बिल दिखाया जाता है। पेशेंट को इतना हक भी नहीं है कि मेरे पॉलिसी का क्या किया। एक उदाहरण बताऊंगी मैं। एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, नाम नहीं लेना चाहती हूँ। उस हॉस्पिटल में एक लेडी का पति एडमिट हुआ था, 10 दिन एडमिट था। 10 दिनों में उन लोगों ने उसका बिल 14 लाख बनाया। 14 लाख बनाने के बाद जब वो एडमिट था पेशेंट, तो उसका स्कोर 22 था। और 14 दिनों के बाद जब डिस्चार्ज हुआ, बिल 14 लाख हुआ और उसका स्कोर 21 था। मतलब वो 10-15 दिनों में उन्होंने एक ही स्कोर कम कर दिया। तो क्या ट्रीटमेंट किया ये किसी को पता नहीं है, इसके बारे में कोई देखना नहीं चाहता है। कलेक्टर साहब के पास जाओ, आयुक्तालय के पास जाओ, वो लोग कान खड़े कर देते हैं। वो बोलते हैं नहीं रे बाबा, वो लोगों को बहुत इमारत बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा किया है उन लोगों ने, और उनको ये बिल काटने का हक है। हम नहीं बोल सकते, अगर उन्होंने बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे? मतलब जिलाधिकारी ऐसे बोलते हैं, आयुक्त ऐसा बोलता है, तो फिर सामान्य जनता की क्या है? उनका न्याय कौन करेगा? आप अच्छे डॉक्टर्स, रंगदारी, माफियागिरी। तो अच्छे डॉक्टरों के बारे में बोलूँगा कि अच्छे डॉक्टर्स भी है। ऑपरेशन हॉस्पिटल ये टीम जो है कि सभी लोग गंदे हैं और सभी ये जो हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वो पूरा गंदा हो चुका है, ऐसा हमारा कुछ कहना नहीं है। 5% या 10% डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं, पर 90% बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। अभी कामिनी ताई ने जो बोला 5 लाख रुपए बचे थे, इस संदर्भ में हॉस्पिटल हमारी बदनामी कहाँ करते हैं? ये लोग माफिया है, ये लोग गुंडे हैं, ये लोग रंगदारी कर रहे हैं और ये जो 5 लाख रुपए बचे हैं उसमें से ये पैसे खा रहे हैं। तो हमने अभी लाइव में एक नया पार्ट चालू कर दिया है। क्या है ये? तो जिसका कंप्लेंट है उसका तो हम वीडियो पहले ही बना लेते, फिर बाद में ही उसका काम करने के लिए हम शुरुआत करते हैं। एक रिटर्न एप्लीकेशन होता है, एक उसका खुद का वीडियो होता है 1.5 मिनट का, उसमें वो कहता है पेशेंट का नाम, हॉस्पिटल का नाम, इतना बिल हो गया, ये मेरी कंप्लेंट है। वो हमारे पास आने के बाद ही उसकी कंप्लेंट को हम हाथ लगाते हैं और बाद में जब हम पूरा लाइव ले लेते हैं कितना पैसा बचा है, जितना पैसा बचा है उतना तुम्हारा बचा है या ये टीम को दिया है। तो कल के इसमें हाइट हो गया, वो पेशेंट बोल रहा था इनको हमने खाली 20 रुपए की एक पानी की बोतल आती है, वैसे 3 बोतल हमने पानी पिला दिया है और ये 2.5 बोतल पी गए खाली बस। इतना शुद्ध तरीके से पारदर्शिता के साथ हम जब काम कर रहे हैं तो हम क्या डिमांड कर रहे हैं? आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हो ट्रांसपेरेंट हो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। ये रेगुलर रूटीन का काम है, जिसको पकड़ा जाता है चोर करके तो वो चिल्ला के उठता है कि ये लोग माफिया है। ये कामिनी ताई माफिया लगती है, वो अक्षरा माफिया लगती है, या हमारी पूजा प्रिया हमारी माफिया लगती है। ऐसे 6-7 लेडीज़ भी है हमारे साथ। एक आखिरी पॉइंट जिसको मैं चाह रहा हूँ कि आप दर्शकों तक बताएं, मैं चाह रहा हूँ कि नासिक में आप ये चीज़ बताएं कि कोविड महामारी का जो सेकेंड वेव है उसके पहले जैसे ये एम्बू बैग हो गया, वेंटिलेटर्स हो गया, या बाकी जो छोटे मेडिकल उपकरण हैं जो आजकल लोग खुद भी खरीदना पसंद कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, इनके रेट्स में कैसे जंप आया है? अभी बाईपैप मशीन 28,000 में पहले वेव में मिल रहा था, सेकेंड वेव में भी 35,000 तक उसका रेट हो गया था, लोग ले रहे थे 35,000। आज इट हैज़ क्रॉस 1 लाख रुपीज़, मिल ही नहीं रहा है। और रूमर आ रहे हैं कि तीसरा वेव भी आने वाला है, इसलिए बाईपैप मशीन जो है वो यहाँ से गायब भी कर दिए हैं। अभी बाईपैप मशीन ना रेंट में मिल रहा है। क्या काम आती है सर बाईपैप? ऑक्सीजन अपना वेंटिलेटर के थ्रू जो लिया जाता है उसका छोटा रूप है, इसको अपन सेमी वेंटिलेटर कह सकते हैं। ज़्यादा टेक्निकल जानकारी मुझे है नहीं, वो छोटा वाला है, हैंडी है, पोर्टेबल है, मोबाइल है और उसके लिए ऑटोमेटिकली वो श्वास ले सकता है। तो ये इतनी अच्छी मशीन है कि 35,000 में लोगों को अच्छा लगने लगा था। क्यों? तो 3 लाख 4 लाख अपने को अगर बिल ही भरना है तो अपने घर में बैठे भाई
और बाईपैप मशीन इज़ ईजी टू ऑपरेट टू एनीबडी। जैसे वेंटिलेटर को डॉक्टर को ही रुकना पड़ता है, वैसे बाईपैप मशीन में नहीं है, तो उसकी ब्लैकमेलिंग बहुत हो रही है। सिंपल सा वो स्टीमर जो है ना, हम भाप लेते हैं, उसकी भी कीमतें आप दुगनी तिगुनी कर रहे हो, ग्लोव्स के दुगने तिगुने दाम दे रहे हो भाई। ये रेमडेसिविर कितने में बिक रही है सर नासिक में? मैक्स टू मैक्स 1,20,000 तक चली गई थी, जबकि उसकी ओरिजिनल कीमत जो है 900, 1200, 1700, 2000 ऐसी थी। 1,20,000 तक मैक्सिमम बेची गई है। जबकि वो टेक्निकली आप खरीद ही नहीं सकते हो रेमडेसिविर, क्योंकि वो पूरा हॉस्पिटल सप्लाई है। आज भी देखिए, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, जिनको काम करना है, उनके लिए हम बोल रहे हैं भाई, हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं भाई, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और हमारे नासिक में दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जो भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स है या मंत्री संतरी खासदार लोग हैं, उनके जो छोटे छोटे पंटर लोग होते हैं ना, उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर को अगर 500 रेमडेसिविर दिया गया है तो 250 के ऊपर हाथ मार लिया फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक उन्होंने फ्री में ऐड लिया है और लोगों को 30,000, 40,000, 60,000 तक बेचा है। तो ये कितनी गंदगी और बेशर्मी है। क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? तो हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। हो चुका है नासिक में जवाब? हाँ जी, हो चुका है। खाली आप प्रूफ मांगोगे तो हमेशा वाली नौटंकी चालू हो जाएगी कि प्रूफ दिखाओ। प्रूफ ढूंढने की बहुत सारी कोशिशें करी है। जिन पेशेंट लोगों ने वीडियो देना था, वो लोग बोल रहे भाई हमारा पेशेंट बच गया, हमारे पेशेंट को बचाना था, उसने कम से कम 60,000 को दिया तो था, इसलिए तो बच गए। अब नाम नहीं बताएंगे, क्या करेंगे? तो ये सब रुकना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती करते हैं जिलाधिकारी को, अपने कमिश्नर को, ये अपने विभागीय आयुक्तों को, सबको बोल रहे भाई काम करो। काम नहीं करोगे ना तो काम नहीं होगा। और आप लोग जनता के सेवक हो, सेवक की तरह काम करो। लोक प्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, काम करना चाहिए। जनता मालिक है, जनता को मालिक का दर्जा दिया। बोलिए मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया जैन है। मैं भी एक टीवी चैनल में काम करती हूँ, लेकिन इनका काम बहुत अच्छा लगा। मेरा कहने का ये मतलब है, जितने भी आईएएस हैं, जितने भी आईपीएस हैं, इनका जब एग्ज़ाम होता है ना, जब ये आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, मैं इसी मुद्दे पे आऊँगी जो कोरोना का चल रहा है, ये महामारी। तो इनको क्या सिखाया जाता है, इनकी क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे आपत्ति आ गई, जैसे कोई महामारी आ गई, तो इनको जब ट्रेनिंग दिया जाता है ना, तो इनको यही सिखाया जाता है कि एक खट्टे 1000 लोग बीमार पड़ेंगे तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे। आपके इंटरव्यू में भी उनको यही पूछा जाता है। आईएएस हो, आईपीएस हो, जितने भी बड़े टॉप लेवल की गवर्नमेंट सर्विस की एग्जाम्स होती है, तब जाके वो कलेक्टर बनता है ना। मतलब ये सब क्रॉस करके उनको पता है। ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है, इनको कुछ मतलब इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। इनको सब ये सिखाया जाता है, उनकी प्रिपरेशन होती है, सब कुछ फाइनल होके फिर वो एक अधिकारी बन जाता है ना। अभी ये महामारी आ गई, इसको 1 साल हो गया, 1 साल के ऊपर हो गया। तो इनको क्या करना चाहिए था? उनको पता नहीं था कि ये बीमारी कंटिन्यू कितने साल तक रहेगी या फिर कितने दिन तक नहीं, उनको कोई आइडिया नहीं था। लेकिन उनको ये तो पता था कि ये बीमारी है और ये काफ़ी लोगों को होने वाली है और इसका अपन प्रिपेयर प्लानिंग होना चाहिए था। इनको एक भी कलेक्टर, आईपीएस, जो भी अधिकारी लोग हैं, इनका ये काम होता है कि इनको एक पहले अहवाल बनाना चाहिए। 500 आज लोग एडमिट है ना, वो 5000 भी हो सकते हैं। तो इनको ये सब प्रिपेयर से प्लानिंग करते ना, तो ये आज हमारे देश की ऐसी परिस्थिति नहीं होती। जो ये आज जो भी आईएएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनको सबको पता है कि आपके कैसे प्री प्लानिंग से होता है। जब इनको ये सिखाया जाता है, बिठाया जाता है, तो ये कौन सा उनके ऊपर प्रेशर है, किसके दबाव में ये काम नहीं कर रहे, क्या उनको दिक्कतें आई, वो खुल के हमारे साथ बात करें ना। मतलब वो खुल के प्रशासन के साथ बात करें, वो खुद खुल के बोल सकते हैं कि मंत्री महोदय को बता सकते हैं, कि हमें एमएलए को बता सकते हैं, एमपी को बता सकते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, कि हम इसीलिए यहाँ पर कम पढ़ रहे हैं, ताकि हम उसको सोल्यूशन ढूंढ सकें। ये नहीं कि आपने इसके ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया, कमिश्नर के पास जाओ तो बोलता है कि नहीं हमारे हाथ में नहीं है, चल रहा है, कर रहे, हो रहा है। ये नहीं। अभी उस दिन मंत्री संतरी आए थे, राजेश टोपे जी, ये सब लोग आए थे नासिक में, जो हादसा हुआ था। ये घटनाएं क्यों हुई? आपने पहले से प्री प्लानिंग क्यों नहीं किया? पहले से हॉस्पिटल्स क्यों नहीं चेक किए? पहले से हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपने क्यों नहीं चेक किया? जब ये ग्राउंड लेवल पे जब सिचुएशन होती है ना, आपको ये काम तब भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये क्या करते हैं, जब प्यास लगती है तब कुआं खोदते हैं, तब जाते हैं बावड़ी के पास। तो ऐसा नहीं होता है ना। बोलिए, एक करके फिर खत्म करते हैं। मुझे एक मैसेज देना है देश को ये मैसेज देना है कि हम जो ये काम कर रहे हैं नासिक में, ये पूरे देश में होना चाहिए। वो काम कैसे कर रहे हैं वो आप समझ के लीजिए। मतलब ये ऑपरेशन हॉस्पिटल टीम का ये जो मूवमेंट है, ये पूरे देश में जाए,
और जो अपना हेल्थ सिस्टम है देश का वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, जिससे एक कोई भी कॉमन मैन को, कोई भी गरीब आदमी को एक अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल सकता है और वो उसके जो फैमिली मेम्बर है वो उनकी सेहत ठीक रह सकती है फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल में। सबसे पहले तो आप जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हो, जब वो ट्रीटमेंट लेंगे, जब वो आदमी डिस्चार्ज होगा तो उसका आप उनको डिमांड कीजिए कि उनको बिल चाहिए, रिसिप्ट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स है वो पेपर पे बिल देते हैं, वो उनके लेटर हेड पे देते नहीं है, उनका कोई उसके ऊपर साइन नहीं रहता है। तो देश की जनता ने ये समझना चाहिए कि तुमको जो बिल मिलेगा उनको आप डिमांड कीजिए कि मुझे हम पक्का बिल दीजिए। एक बार पक्का बिल मिलने के बाद आपका अगर कोई रिश्तेदार है, दोस्त है जो मेडिकल में कुछ अच्छा काम करते हैं, उनको कुछ समझ है, उनसे वो वेरीफाई कर लीजिए, ऑडिट कर लीजिए। या तो फिर गवर्नमेंट का जो ऑडिटर है, हर हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ने ये कोविड टाइम के दौरान एक ऑडिटर दिए हुए, उनको अपॉइंट किया है, उनको फ़ोन करके उनको पूछ लीजिए कि ये ऑडिट मुझे करके दीजिए। बहुत सारे ऑडिटर्स है वो ठीक से काम करते नहीं है, ठीक है, वो मिले रहते हैं हॉस्पिटल वाले लोगों के लिए। तो उन्होंने उनको बोल देना चाहिए कि ऑपरेशन हॉस्पिटल टीम को हम ये बिल भेजने वाले हैं, आप अगर ऑडिट करेंगे तो ठीक से करिए, क्योंकि उसकी जो तकरार है हम पुलिस में भी देने वाले हैं और ऑपरेशन हॉस्पिटल टीम के जो लोग हैं वो भी उसको ऑडिट करने वाले हैं। अगर आप गलत हो गए तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे आ जाएगा, तो आप उसमें ट्रांसपेरेंसी रखिए। तो पहले से ये अगर वो बोलते हैं तो ऑडिटर उसके काम में मन लगा के करेगा और वो कुछ उधर गलती नहीं करेगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, एक बार वो ऑडिट होने के बाद वो हमें आप व्हाट्सएप कीजिए, या वो एरिया के जो कोई लोग हैं जो ऑपरेशन हॉस्पिटल टीम के साथ काम करना चाह रहे हैं उनको हम गाइड करेंगे कि तुम ये एरिया में कैसे काम करना है, तो वो बिल क्लियर हो सकता है। चौथी बात ये है, अगर कोई भी कोऑपरेट ना कर रहा हो, कोई भी ऑपरेट, तो आप वो पुलिस में जाके उसका लेखी देखिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने देश में जो संविधान बनाया उसमें बहुत ताकत है, उससे प्रधानमंत्री की सीट भी जा सकती है। आप ये बात समझिए, वो संविधान की जो ताकत है वो हर आदमी को समझनी चाहिए। आपने वो कागज़ लेना चाहिए और उसमें पेन के ऊपर जो भी आपको लगता है वो लिखना चाहिए और पुलिस स्टेशन में वो देना चाहिए। पुलिस स्टेशन वालों को, पुलिस लोगों की कंप्लेंट लेनी ही पड़ेगी और उसके ऊपर रिसीप्ट देनी ही पड़ेगी, ये संविधान कहता है। आप कोई भी आदमी हो, अगर उसको कोई पुलिस प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रहा हो तो वो आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या वहाँ के जो कमिश्नर है, कलेक्टर को, उनको लेटर दे सकते हैं, लेकिन रिसीव्ड लेना ही है। आप जो भी काम करेंगे, जिससे भी बात करेंगे, उसके साथ रिसीव्ड ही बात करना है। इसी कारण एक एविडेंस तैयार होता है कि लोग अपने को कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑडिटर ने बिल ऑडिट करने के बाद जो भी बिल होगा आप उसके ऊपर विचार करके वो बिल भर सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, जो हॉस्पिटल के लोग हैं, अगर आपने आपके एरिया में ऐसी प्रोसेस चालू कर दी तो जो डॉक्टर्स लोग हैं, हॉस्पिटल्स के लोग हैं, जो अच्छे नहीं है, जो लोगों को लूट रहे हैं, उनको एक मैसेज जाएगा कि यहाँ की जनता अवेयर हो गई है, अपने को अपन लोगों की इलीगल लूट नहीं कर सकते। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो वो मैसेज जाने के बाद हर डॉक्टर अवेयर हो जाएगा। लेकिन लोगों ने बात करना चाहिए, लोगों ने क्वेश्चंस पूछने चाहिए, लोगों ने डिटेलिंग मांगना चाहिए, लोगों ने पक्के बिल मांगने चाहिए। ये काम करना चाहिए। और अगर उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा हो तो पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अगर पुलिस भी हेल्प नहीं कर रहा हो तो वहाँ के कलेक्टर, कमिश्नर की मदद लेनी चाहिए। और ये सब अगर कुछ मदद नहीं कर रहेंगे उनके राजनीतिक लोग, अगर तो ऑपरेशन हॉस्पिटल टीम को फ़ोन करिए। देश में किसी को भी कोई भी दिक्कत आए तो हम ऑपरेशन हॉस्पिटल टीम अभी इतनी सक्षम हो गई है, देश के लोगों को हम मदद कर सकते हैं। अभी हमारे रोहन जी ने पंतप्रधान की बात छेड़ी है, तो मैं पंतप्रधान को एक मैसेज देना चाहती हूँ। प्लीज़। पंतप्रधान साहब को मैं मैसेज देना चाहती हूँ, जब हमारे देश में महामारी, जो कोरोना जैसी महामारी आ चुकी है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंतप्रधान साहब ने लेना चाहिए। एक तो सबका व्यापार बंद है, काम धंधे बंद है, पैसा नहीं है, और उसमें ये जो अव्वा के सव्वा जो बिल पेशेंट को मिल रहे हैं, वो पेशेंट कहाँ से भरे। तो पंतप्रधान साहब ने ये जो आरोग्य सेवा है वो सब तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट करनी चाहिए, ये मैं डिमांड करती हूँ। धन्यवाद। जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि आज की हालत क्या है। आज नासिक में 12 या 15 हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं। उनके पास सारी मशीनरी है। कब कितने पीरियड में बंद हुए सर? ये 5 दिन में, और 5 दिन में यहाँ तक अभी मैं सुबह का मैं विक्टिम हूँ। मेरा जो रिलेटिव है उसका 33 ऑक्सीजन है।
हमको कल रात से कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल लो, हमारा ऑक्सीजन ख़त्म होने वाला है। और सही बात थी, ऑक्सीजन ख़त्म होने जा रहा था। ऑक्सीजन का टैंकर आज 12 बजे आने वाला था, 12-1 बजे। तब तक हम लोगों को ये सरकारी अस्पताल में हाथ पैर पकड़ के ये मेरे पेशेंट को यहाँ लाना पड़ा। और छोटे छोटे अस्पताल जो 20, 25, 30 बेडेड जो है वो यहाँ नासिक में 10 या 15 तक बंद हो चुके हैं। और नॉन कोविड का कार्यक्रम जो है वो ठीक तरह से चल रहा है। पर ऑक्सीजन जिसका प्लांट 12 या 15 लाख में एकदम वेल एस्टेब्लिश्ड कर सकता है ये खुद हॉस्पिटल, तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ये क्यों नहीं बना पा रहे हैं, ये हमारे लिए दिक्कत की बात है। ये सब चीज़ों को उजागर करते करते हम लोगों को ये चीज़ तो मालूम हो गई है कि इसमें कल्प्रिट कौन है। तो सत्ताधारी है, विरोधक है, अधिकारी है, सब मिले जुले हुए और सब मिलके ना अपने पेशेंट को अपना अधिकार दे रहे हैं, हक दे रहे हैं और ना तो सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टीम हॉस्पिटल हमें वक्त देने के लिए। आपने लोगों को बता दिया कि किस तरह से आप लोग हॉस्पिटल्स में जो बड़ी एक समस्या है कि हॉस्पिटल के प्रोसेसेस समझने में लोगों को दिक्कत होती है, उसके बाद बिलिंग को लेकर के काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं, और फिर जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं, चाहे रेमडेसिविर चाहे ऑक्सीजन हो, उसके एरिया में जो इन लोगों का काम है वो काबिल तारीफ़ है। इसी तरह की प्रैक्टिसेस, इसी तरह की पहल हम चाहेंगे कि देश के और इलाकों में भी अगर लोग करना चाहें तो इनसे सीख सकते हैं। रूहानी के साथ मैं हूं निखिल, नासिक से देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।